रिकॉर्डिंग। सर वो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर ग्रुप में भेज दिए। तो भेजे हो बेटा ये अभी आज की क्लास के बाद, या तो अगर 2 घंटे की क्लास होगी तब तो आज की क्लास में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में, अगर आज नहीं पहुंच पाते नेक्स्ट क्लास में पक्के से हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास का क्वेश्चन बेटा, मतलब इट्स मेरा क्लासरूम का एग्जाम्पल है, ये अलग से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ओके यस सर। अ, चलो, तो शुरुआत करते हैं अपन। स्प्रिंग पढ़ रहे थे ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़ा था, आया ना? यस सर। तो अब हम पढ़ेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अगर मैं कभी किसी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा स्प्रिंग यूज करूं तो क्या होगा? ठीक है। तो इसके जो स्प्रिंग को कंबाइन करने, अगर दो दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग अगर मैं यूज करना चाहता हूं, तो उनके जो, वैसे तो कई तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट दो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन कौन कौन से? सीरीज एंड पैरेलल। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो स्प्रिंग है, आपका जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसे होंगे। एक स्प्रिंग ऐसा है, ये यहां खत्म हुआ, और यहां पे हमने दूसरा स्प्रिंग लगा दिया। देखो, कॉम्बिनेशन और भी तरीके के हो सकते हैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज और पैरेलल बताऊंगा। लेटर ऑन जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा। कब? जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे होंगे, 11th क्लास का सेकंड लास्ट चैप्टर। ठीक है। उस वक्त हमें और वापस से जरूरत पड़ेगी स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस की, तो मैं आधा पार्ट तब पढ़ाऊंगा, अभी इजियर पार्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना स्प्रिंग का। स्प्रिंग से आपकी दोस्ती हुई नहीं है, मैं सीधे बड़ी बड़ी चीजें बता दूं कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? सो यहां पे मेरे पास ये स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, और इस दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। ओके। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों स्प्रिंग ऐसे लगे हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। मैंने यहां से इस पे फोर्स लगाया F, तो क्या होगा? K2 एक्सपैंड करेगा या K1 एक्सपैंड करेगा? कौन सा स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा बताइए? सर दोनों 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 स्प्रिंग एक्सपैंड करेंगे, है expenses। ना? क्या होगा, क्योंकि हम स्प्रिंग मासलेस ले रहे हैं, हर जगह टेंशन तो सेम ही होने वाला है ना? तो हम देखेंगे कि इस स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन आएगा वो x1 होगा, इस स्प्रिंग का जो एक्सपेंशन आएगा वो x2 होगा, और दोनों में क्या चीज सेम होने वाली है? टेंशन सेम होने वाली, फोर्स सेम होने वाला है दोनों स्प्रिंग का, राइट? हम्म। यस यस सर। सर। और मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है कि जो चीज कॉमन है हमेशा बाकी चीजों को उसकी टर्म में लिखा जाए, राइट? तो इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो x1 कितना हो जाएगा? F/K1। यस और नो? यस सर। और इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो कितना होगा? F/K2। हाँ या ना? तो मेरे पास दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गई, तो टोटल एक्सटेंशन x कितना हो गया? सर सिंपली x1 प्लस x2 हो गया, राइट? इसकी लेंथ x1 से बड़ी, इसकी लेंथ x2 से बड़ी, तो टोटल ये वाला पॉइंट कितना रिस्पेस होगा? सर उन दोनों का सम। x1 प्लस x2, डिस्टेंस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये पॉइंट, है ना? यस सर। तो x टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया? x1 प्लस x2। दैट मीन्स अब x होगा कितना? फोर्स बाय इक्विवेलेंट के, है ना? यस सर। f कैंसिल हो जाएगा, तो आप हमारे कॉम्बिनेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? 1/k इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। समझ में आई बात? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ओके बेटा, यस यस सर। सर। कॉपी कर लो।
सर हो गया? अच्छा, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। सर बस थोड़ा फ्री हुआ है। बीच में जो फ्रीज हो रहा है? ठीक है। सर बहुत हो रहा है। तो ये तो मतलब इतनी बारिश हो रही है, इतना वेदर खराब है कि इंटरनेट कनेक्शन पूरा ही हिला हुआ है शहर का। क्या कर सर सकते अभी हैं? ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया ना सबका? यस सर। तो नेक्स्ट यस कॉम्बिनेशन सर। क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं इन्हीं स्प्रिंग्स को पैरेलल में रख दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में देखते हैं डायग्राम बना के। मेरे पास अ, दो स्प्रिंग्स हैं कुछ इस तरीके से, दोनों की लेंथ इक्वल है, नेचुरल लेंथ दोनों की इक्वल है। और इसके साथ मैंने ऐसे ब्लॉक को अटैच कर दिया। ठीक है, इस ऊपर वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, नीचे वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। नेचुरल लेंथ में दोनों लोग इस तरीके से पड़े हुए। ठीक है, कोई दिक्कत? हालांकि नेचुरल लेंथ इक्वल नहीं होगा तब भी आंसर सेम ही आएगा, बट नेचुरल लेंथ इक्वल करके हम लोग अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करता हूं इधर x अमाउंट से, तो इसकी लेंथ में भी चेंज कितना आएगा x, इसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा x। यस और नो? यस सर। तो हमारे जो ब्लॉक है इसमें फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि दोनों का एक्सटेंशन सेम है, इसलिए हम अपने आंसर को किसकी टर्म्स में लिखना चाहेंगे? एक्सटेंशन की टर्म्स में लिखना चाहेंगे। ओके बेटा? यस सर। तो यस सर। मैंने इस बार दोनों के फोर्स को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन। ये लगा फोर्स F1, ये लगा फोर्स F2। F1 कितना है सर? K1x है। और F2 कितना है? K2x। ओके, हमेशा कॉमन चीज की टर्म्स में दूसरी चीजों को लिखते हैं ना। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगा वो F कितना हो गया? F1 प्लस F2, दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू एक्स। दैट मीन्स Kx जो K इक्विवेलेंट है K, दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू एक्स। दैट मीन्स यहां पर आपका K इक्विवेलेंट कितना आ गया? K1 प्लस K2। देखो आपने जो रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसका उल्टा फॉर्मूला है ना? यस सर दोनों उल्टा फॉर्म। यस सर। राइट? सर ये अपोजिट के लिए। हाँ, सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल में आ गया, पैरेलल का फॉर्मूला सीरीज में आ गया। राइट? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ सर फोर्स अपोजिट के लिए, फोर्स राइट साइड में क्यों नहीं? देखो बेटा, अगर मैं इसको, ये तो क्योंकि फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना यार, तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के यहाँ काम चला लिया। अदरवाइज मुझे क्या लिखना चाहिए? F1 इज इक्वल टू माइनस K1x, F2 इज इक्वल टू माइनस K2x। राइट? यहाँ यस सर। दैट इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2x, ये हो जाएगा माइनस KX। तो इससे K इक्वल कितना आ गया? K1 प्लस K2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? यस सर। समझ में आई बात? वो माइनस साइन मैंने हाँ क्यों नहीं सर। बोला? क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड्स मेरा काम चल जा रहा था इसलिए। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। सर सर मुझे। देखो अब क्या है कि मैं एक सिचुएशन बना के दे रहा हूं आपको, जिसमें ये एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ L1 है, और ये दूसरी स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L2 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और नीचे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ब्लॉक से इन दोनों स्प्रिंग्स को जोड़ दिया।
इस सिचुएशन में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो ये इसकी इफेक्टिव नेचुरल लेंथ है। ठीक है, समझ में आई बात? ये इफेक्टिव नेचुरल लेंथ कितना है मुझे ये निकालना है। हालांकि इसका कॉम्बिनेशन जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमें स्प्रिंग की एनालिसिस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप सोचिए, मैं अगर यहां एक ब्लॉक रखूं और उसके बाद इस स्प्रिंग को यहां इससे अटैच कर दूं खींच कर, तो क्या करेगा ये स्प्रिंग? इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करेगा, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. ये पुल Yes, करेगा तो sir. ब्लॉक इधर आएगा, जैसे ही ब्लॉक इधर आएगा ये वाला स्प्रिंग उधर की तरफ पुश करना शुरू करेगा। Yes, Yes. sir. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? Sir, Hmm? let's suppose. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये दोनों, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, हाँ या ना? Yes. यही ना होगा? तो उसी में क्या होगा, मेरा इफेक्टिव नेचुरल लेंथ आएगा, राइट? सो मैंने बोला अगर लेंथ एल है, यहां L1 थी, तो x1 कितना हो जाएगा? L माइनस L1, और x2 कितना हो जाएगा? L माइनस L2, राइट? एक x1 और x2 में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, यहां पर ये जो पहला वाला स्प्रिंग फोर्स लगाएगा दैट F1 इज इक्वल टू माइनस K1 x1, और यहां जो लगेगा फोर्स दैट F2 इज इक्वल टू माइनस K2 x2। यस और नो? हम्म, बोलिए। Yes, sir. और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए मैं कह सकता हूं F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स माइनस K1 x1 माइनस K2 x2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स माइनस K1 x1 कितना है सर? ये है L माइनस L1, माइनस K2 x2 कितना है सर? L माइनस L2। दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस पूरा कैंसिल ही हो गया, K1 प्लस K2 इंटू L इज इक्वल टू K1 L1 प्लस K2 L2। दिस मीन्स जो इफेक्टिव लेंथ आई दैट लेंथ इज इक्वल टू K1 L1 प्लस K2 L2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ में आई बात? आया ना? वॉइस कट रहा है, ओके। देखो इस सिचुएशन में आप देखोगे तो हमें पता है ये जो ब्लॉक है ये किधर मूव करने वाला है? लेफ्ट में मूव करने वाला है कि हाँ या ना? यहां कहीं पे इसकी नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम लेंथ आने वाली है। तो इसमें क्या होगा, इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया, इस वाली स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया, हाँ या ना? इसका x1 जो है निगेटिव हो गया, इसका x2 पॉजिटिव हो गया, राइट? है ना? Yes, sir. और फोर्स कितना लगता है? माइनस kx। मतलब इसको ये पुल करेगा और ये वाला इसको पुश करेगा, जो मैंने डायग्राम में यहाँ पे ऑलरेडी डिपिक्ट कर रखा है, राइट? Yes. है ना? कोई दिक्कत है? तो क्या होगा इस सिचुएशन में? ये वाला जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस K1 x1। x1 नेगेटिव है इसलिए फोर्स पॉजिटिव हो गया, राइट? इस केस में देखिए x2 पॉजिटिव है, ये x1 नेगेटिव है, x2 पॉजिटिव है, राइट? है ना? मैंने उधर Yes, की तरफ sir. प्लस ले रखा है, इधर की तरफ माइनस ले रखा है, मतलब मैंने एक्सटेंशन को प्लस ले रखा है, कंप्रेशन को माइनस ले रखा है। ठीक है, तो x1 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, और x2 क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका जो फोर्स आएगा माइनस K1 x1 वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका जो फोर्स आएगा माइनस K2 x2 वो नेगेटिव हो जाएगा। ये उल्टा बोल दिया ना मैंने? हाँ, सही बोला। इसका x1 नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, इसका x2 पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. और उन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो मैंने दोनों का फोर्स का फॉर्मूला लिखा, दोनों का सम को 0 किया, इक्वेशन सॉल्व करी, सीधे मेरा नया लेंथ L आ गया K1 L1 प्लस K2 L2 अपन K1 प्लस K2। इससे बढ़िया कुछ हो सकता था क्या? हम्म, No, sir. अब बेटा ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट फॉर विच चैप्टर? इलास्टिसिटी चैप्टर। इलास्टिसिटी चैप्टर में हम लोग फिर से
सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब आपको वहां पर जो हम लिखेंगे ना, वो टर्म्स इतनी कॉम्प्लेक्स होंगी कि बड़ा सा दिखेगा सॉल्यूशन। उस वक्त में आप, अगर आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। ओके, चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया है, फॉर्मूले दोनों के समझ में आ गए हैं, है ना। एक एग्जांपल देखेंगे, और मतलब एग्जांपल तो भी काफी सारे देखने वाले हैं स्प्रिंग्स के ऊपर। एक स्प्रिंग यहां लगा हुआ है, एक स्प्रिंग यहां लगा है। ठीक है, यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, यहां का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। इसका इफेक्टिव K कितना होगा आपको बताना है। बताइए फटाफट। सर K1 x1 माइनस K2 x2। बेटा, K में X कहां से आ गया? Sir, K1 K2 by K1 plus K2. K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये कह रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल से हम्म, क्या बोले? सर हम लोग कहाँ से खींच रहे हैं स्प्रिंग को? देखो, सिंप्लिसिटी के लिए आप मान सकते हो कि ये दोनों अभी नेचुरल लेंथ में हैं, पर अगर नेचुरल लेंथ में नहीं भी है, किसी भी कारण से अगर अभी इक्विलिब्रियम में है, तो बात वहीं की वहीं रहने वाली है। ठीक है, खैर उसके बारे में ज्यादा बात हम लोग जब एसएचएम पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं उतना कॉम्प्लेक्स जाना नहीं चाहता। अभी आप दोनों को नेचुरल लेंथ मान लीजिए। तो देखिए जरा, अगर मैं इसको उधर की तरफ मूव करूं एक्स डिस्टेंस से, तो क्या होगा? ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कितना? K2x, सर है ना। यस सर। और ये वाला यस सर। ये वाला स्प्रिंग क्या होगा? एक्सटेंड होगा, ये भी फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कितना लगाएगा? K1x। तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। माइनस में लगा क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? है ना, बोलो। यस सर। इसका मतलब K Yes, sir. इफेक्टिव कितना हो जाएगा? सिंपली K1 प्लस K2। दिखने में लग रहा है कि दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, बट असली में क्या है? पैरेलल में, राइट? तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया ना इस वजह से। यस सर। ध्यान रखना इस चीज, इंपॉर्टेंट का मतलब रटना नहीं होता, ध्यान रखना होता। अच्छा, ऐसा भी होता था। ओके, इसका बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? इफेक्टिव K इफेक्टिव कितना होगा? सर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस K3। ना, देखो 1/K कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहां पर तो पैरेलल है, तो इसका हो जाएगा 1/K1 प्लस K2, और यहाँ पे इसके साथ सीरीज में है, राइट? यस। Yes, sir. समझ में आई बात? तो इसका आप K निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? K3 इंटू K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, यस। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. पक्का?
देखो, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्प्रिंग के ऊपर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब इतने शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी तो आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, मतलब इतने खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं स्प्रिंग पे। हालांकि वो जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस किसी एग्जाम में आएंगे उतने डिफिकल्ट इसकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अभी अगर क्लास में नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्पल्स में होंगे, आपके मॉड्यूल्स में होंगे, उसमें आप जो क्वेश्चंस करोगे उनका लेवल काफी ऊपर जाएगा। स्प्रिंग्स के ऊपर, स्प्रिंग पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, ओके। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। आगे बढ़े। सर एक मिनट। यस सर। सर हाँ बेटा। सर हम लोग का ये 20 को हम लोग का एग्जाम होने वाला डीएवी सर, तो उसमें उसके पहले आप न्यूटन चैप्टर 5 का एक टेस्ट ले सकते उससे पहले मैं चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो ये दिक्कत, क्योंकि आपका जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना बेटा, उस स्कूल वाले में, उसमें फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन दोनों इंक्लूडेड है, हैं। यस सर। ठीक है। तो अभी इससे पहले तो मेरा टारगेट है पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर होगा तो टेस्ट ले लूंगा। सर 20 तक खत्म तो हो जाएगा। कोशिश है। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी हो गई तब तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट परेशान कर रहा है, उस तरीके से अगर आपकी भी एक दो क्लासेस कैंसिल हो गई तो मुश्किल है। जैसे कल की क्लास कैंसिल हुई ना आप लोगों की, क्यों सर? यस्टरडे की क्लास कैंसिल हुई थी ना आप लोगों की, यस्टरडे। यस ये सर। सर यस्टरडे का। हाँ। सर मुझे लगा कि कल का क्लास कैंसिल हो नहीं, जाए। कल नहीं हुई थी बोला, ठीक है। तो उस तरीके से अगर कोई क्लास कैंसिल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है, उसमें क्लास कैंसिल हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। अदरवाइज आराम से कवर हो जाएगा 28 तक, ठीक है। ओके। लेकिन क्लासेस हमको खूब सारी लेनी पड़ेंगी। सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक ही आ रहा है ना। यस सर। चलो। तो डीआरएफ में तो वर्क एनर्जी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वर्क ऑफ एनर्जी कब तक आएगा? सर अगले महीना 1 तारीख से शुरू। 1 तारीख से शुरू है। लेट्स सी सर क्या। वर्क फॉर एनर्जी तक कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। सिस्टम लेट्स ऑफ पार्टिकल्स ठीक लेट्स हो सी जाए। कहाँ तक पहुंचते हैं। वर्क ऑफ एनर्जी तो हो ही जाएगा, वो तो छोटा चैप्टर है, ठीक है। हाँ सर उतना हो जाएगा। हाँ। मैं कोशिश करूंगा कि सेंटर ऑफ मास भी हो जाए, एटलीस्ट बेसिक हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो के इक्विवेलेंट कितना आया, सबको समझ में आ गया? कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया सबको, आया ना? यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। या एग्जाम्पल से ज्यादा थ्योरी है ये। कटिंग अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं एक स्प्रिंग को कट करता हूं तो क्या होता है, समझिए। मतलब किसका कहने का मतलब क्या है कि एक स्प्रिंग है, इसके मैंने एन टुकड़े कर दिए, एन पीसेस कर दिए, ठीक है। इस स्प्रिंग कांस्टेंट था के। तो मुझे बताना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पीस कितना होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पीस कितना होगा? सारे पीसेस इक्वल है, ठीक है। ओके। समझ में आया? यस। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? हम बोलेंगे कि द होल स्प्रिंग, जो पूरा का पूरा स्प्रिंग है, ये क्या है? इट इज नथिंग बट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन स्मॉल स्प्रिंग्स, आया ना? यस सर। यस सर। पूरा का पूरा स्प्रिंग क्या है? ऐसे एन स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। सो देयरफॉर लेट्स से spring constant of one piece, spring constant of
वन पीस, एक पीस का स्प्रिंग कांस्टेंट लेट्स से आपका हो जाता है K1, देन आई कैन राइट द इक्वेशन विदाउट वरिंग कि 1/k जो कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट हैज टू बी इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K1 प्लस 1/K1 हाउ मेनी टाइम्स? N sir. Then So this means that 1/k is equal to n by K1. That means K1 is equal to nk. ध्यान दीजिएगा, एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू होल स्प्रिंग, राइट? और जितने छोटे टुकड़े हैं उतना ही ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट है ना? yes sir, मुझे लग रहा था एक बार अब सोचो ज्यादा कैसे हो गया, ये थोड़ा कम होता तो हमें लगता हाँ यार छोटा स्प्रिंग है, छोटा स्प्रिंग है, बट ज्यादा कैसे हो गया? सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग में एक्सपेंशन आएगा, है ना? Yes sir. इसके हर एक टुकड़े में सेम फोर्स जनरेट होगा क्योंकि हर जगह टेंशन सेम है ना? और जो ओवरऑल एक्सपेंशन होगा वो सारे इंडिविजुअल एक्सपेंशन का सम होगा। yes sir, तो एक टुकड़े का एक्सपेंशन तो कम है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा होगा, इसलिए ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, मतलब सॉरी इफेक्टिवली एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? बड़ा होगा, राइट? yes समझ में आई Yes बात? sir. क्योंकि हर एक टुकड़ा जो है वो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन कम है इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। ओके बेटा? Yes sir. सो yes sir, तो इसको ध्यान रखेंगे कि अगर n टुकड़ों में तोड़ेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? n के। सिमिलरली अगर आप n इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग्स को जोड़ते हो सीरीज में तो स्प्रिंग ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? k/n, है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल स्प्रिंग्स कांस्टेंट करोगे तो क्या है? yes sir, 1/k is equal 1/k1 plus 1/k2 plus 1/k3 आएगा, तो k कितना हो जाएगा? एक k1/n होगा कि नहीं होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? Yes sir. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा? n k हो जाएगा। यस और नो? yes sir, चलो कॉपी कर लो इसे। Sure. स्प्रिंग को काटने से क्या होता है समझ में आ गया, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में क्या होता है समझ में आ गया, है ना? आज वॉइस रोज से ज्यादा क्लियर है या कम क्लियर है या वैसी है? sir, वैसे वैसी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में वॉइस थोड़ी बेटर आ रही, पता नहीं क्यों, सर माइक ज्यादा पास है। हो सकता है। आगे बढ़े। yes sir, Yes sir. yes sir, तो स्प्रिंग को काटने से क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है? बढ़ू? yes sir, देखो एग्जाम्पल है ये, स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसके हमने कितने पीसेस किए? 2 पीसेस किए विथ लेंथ्स इक्वल नहीं है, इन रेशियो लेट्स से 3:5, ठीक है? फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पीस। देखो सॉल्व तो हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन को, मुझे उससे पहले ये बताइए 3:5 रेशियो में अगर मैंने स्प्रिंग को काटा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होने वाला है? 3 वाले का कि 5 वाले का? छोटे वाले का कि बड़े? sir 3 छोटे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, है ना? yes फिर देखते हैं कि कैसे, कितना ज्यादा होगा, ये चीज देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो 3:5 के रेशियो में काटने का हमें कोई तरीका पता है नहीं, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो पता है नहीं, पता है क्या? नहीं ना पता है। No sir. इसलिए मैं क्या करूंगा, अपना जो स्प्रिंग है उसके 8 इक्वल पीसेस करूंगा, फिर उसमें से
3 पीसेस को जोड़ दूंगा एक तरफ और 5 पीसेस को जोड़ दूंगा अलग से। हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो सोचिए, अगर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो 8 पीसेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट 8k हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। अब ये 8k वाले 3 को आप सीरीज में लगाओगे तो इधर कितना हो जाएगा? 8k/3। इधर कितना हो जाएगा? 8k/5, हाँ है ना? यस सर। खत्म। हाँ है ना? यस सर। यस सर। इजी या डिफिकल्ट? सर लॉजिकल। चलिए सिखाइए। मतलब पहली बार सोचने में डिफिकल्ट है, पर अब तो आसान हो गया ना। हाँ सर। यस सर। कभी भी किसी चीज को कुछ रेशियो में डिवाइड करना हो ना तो ऐसे ही सोचना चाहिए, है ना? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। हो गया? यस सर हो गया। चलो सर अगर स्क्रीन बीच में तो इजी हो। हाँ सर। मैं जानता हूँ ये चीज आज सवेरे से फेस कर रहा हूँ, पर अगर मैनेजेबल है तो हम क्लास लेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नहीं सर मैनेजेबल है। No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, तो इसके बाद आता है अपना स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस समझते हो आप लोग? कभी देखा है यस किसी ने? तराजू। यस सर। तराजू अलग होता है बेटा, वो बीम बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। स्प्रिंग बैलेंस का यूज आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं हम लोग वेट मेजर करने के लिए, और बीम बैलेंस का यूज करते हैं किसके लिए? सर वेट को इक्वलाइज। मास बैलेंस, मास मेजर करने के लिए। यस। क्या डिफरेंस है जब बीम बैलेंस पढ़ेंगे तब बता दूंगा, ठीक है? ओके अ, सर। वो जो स्प्रिंग एक वॉल से कनेक्ट करके फिर टांगते थे उसमें हम्म, फोर्स कितना वो हाँ वाली। बिल्कुल करके एक्सटेंशन देके करते थे। बिल्कुल भाई। देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, सोचिए। हमारे पास ये एक लेट से रिजिड वॉल है, या वॉल की जगह हम लोग कई बार हाथ से भी कर लेते हैं। ठीक है, अक्सर मतलब अगर आप मान लीजिए किसी ट्रैवल में हो या ट्रैवल करने जा रहे हो, खासतौर से फ्लाइट में, तो लोग अक्सर अपना लगेज वे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने लगेज में ज़्यादा सामान रख लिया, 5 किलो से ज्यादा नहीं लेने। अगर ज़्यादा सामान रख लिया तो जो सामान से ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है उसको कैरी करने की। यस ठीक है, तो यस। अगर ज़्यादा हो रहा है तो बेटर है कि सामान घर पे छोड़ दो, वहां दोबारा खरीद लेना, राइट? तो उसको मेजर करने के लिए कई बार यूज करते हैं। ठीक है, तो घर पे आप कैसे मेजर करोगे? तो अपन लोग जनरली लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं उस काम के लिए। कई बार अगर आप मान लीजिए किसी बाहर कहीं बाहर घूमने गए हुए हो, हालांकि आजकल के टाइम में ये चीज़ स्ट्रेंज हो गई है, होटल वाले जो होते हैं ना, वो अक्सर स्प्रिंग बैलेंस रखते हैं, क्योंकि कई बार होते हैं जो उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो शॉपिंग कर लेते हैं, शॉपिंग करके सामान ज़्यादा हो जाता है, नाउ दे आर वरीड कि यार फ्लाइट में ले जाने को नहीं मिलेगा। तो अक्सर वो लोग उनसे बोलते हैं, होटल वालों से अगर आप मांगोगे कि कोई आपके पास मेजर करने का कोई मशीन है क्या, तो अक्सर आपके रूम में वो लोग क्या लेके पहुंचेंगे? स्प्रिंग बैलेंस लेके पहुंचेंगे। काफी यस काफी पॉपुलर चीज है। हम लोग जनरली हम लोग इतना डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, तो कई लोगों को पता नहीं होता, पर वैसे सर एयरपोर्ट जाते तो बहुत यूज। हाँ, एयरपोर्ट पे काफी यूज होता है। ठीक है, तो अब तो खैर एयरपोर्ट पे वेइंग मशीन लगा देते हैं हर जगह ही, तो बात अलग हो गई। पहले हर जगह स्प्रिंग बैलेंस यूज होता था। ठीक है,
तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है समझिए, एक स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहां पर हमने क्या किया, एक रेड कलर का मार्किंग लगा दिया स्प्रिंग के साथ, और इससे एक वायर निकाला, वायर में एक हुक लगाया, और क्या किया, हमने इसको एक डब्बे में बंद कर दिया। अच्छा, ये जो मार्किंग थी मैंने बोला रेड कलर की, राइट, तो उसको रेड कलर की कर लेते हैं, क्यों व्हाइट को बनाओ, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो होता है जिससे रेड मार्किंग कितना मूव कर रही है हमें दिखता है, ओके। उस विंडो के पास में वेट्स लिखे होते हैं या मास लिखा होता है, जनरली मास लिखा होता है, हालांकि लिखना क्या चाहिए, वेट्स लिखने चाहिए, ओके। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं टांगोगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखा रहेगा, 0 लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई ब्लॉक लटका देते हो या कोई भी अपना मान लेते हैं अपना लगेज लटका देते हो, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा, करेगा कि नहीं, यस सर। ये रेड मार्किंग हिलेगी, हिल के लेट से रेड मार्किंग यहां पहुंच गई, यहां लिखा हुआ लेट से 20 kg, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमारा जो लगेज है उसका मास कितना है, 20 kg, ओके, समझ में आई बात। Yes, sir. दिस इज हाउ वी यूज अ स्प्रिंग बैलेंस। तो डिटरमिनेंट कैसे होता है? क्या, मतलब इसे डिटरमिन कैसे करते हैं? मतलब एक्सटेंशन से हम लोग वेट का मेजर कर अब लेते सुन तो लो बात, सुन तो लो, लिखा रहता है किलोग्राम, मेजर क्या हो रहा है, वेट भी मेजर नहीं हो रहा। इमेजिन दिस कि मेरे पास ये मास है ही नहीं, मैंने हाथ उंगली यहां फंसा के इसको पुल कर लिया, तब भी तो ये रेड मार्क हिलेगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ाना था, क्या पॉइंट ये है कि स्प्रिंग बैलेंस डज नॉट मेजर मास। ये तुम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मास छोड़ो, ये वेट भी मेजर नहीं करता है, तो क्या मेजर करता है सर, इट मेजर्स फोर्स ऑन हुक। ये जो हुक है इस पे जो फोर्स लगाओगे आप, उस फोर्स को मेजर करेगा, समझ में आई बात। अब यहां पे सर किलोग्राम क्यों लिखा हुआ है, अरे यार वो किलोग्राम नहीं है, वो 20 किलोग्राम फोर्स है। 20 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या हो गया, 20 G न्यूटन, समझ में आई बात। है ना, तो वो इस तरीके से मेजरमेंट लेता है। तो स्प्रिंग बैलेंस कितना क्या मेजर करता है, ये ना मास मेजर करता है ना वेट मेजर करता है, क्या मेजर करता है, ये फोर्स मेजर करता है जो हुक पे अप्लाई किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, जनरली हम लोग अपने स्प्रिंग बैलेंस को मासलेस कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रहे होते हैं, जिसका मास है, जिसका वेट है, जिस फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं, उस फोर्स के मुकाबले इस स्प्रिंग बैलेंस का जो वेट है निग्लिजिबल होता है। तो क्योंकि अगर अगर मैं इसको मासलेस मान लूं, तो यहां का फोर्स और यहां का फोर्स इक्वल होगा, हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तो बेसिकली फोर्स इधर का भी मेजर कर सकते हो, इधर का भी मेजर कर सकते हो, अगर एक आइडियल स्प्रिंग बैलेंस है जिसका खुद का कोई मास नहीं है तो, ओके बेटा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ का जो फोर्स होगा इस फोर्स में इसका वेट ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा। बेसिकली सिंपल फोर्स की इक्वेशन लगाते जाओगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब इस पर एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल कैसा बन सकता है, मैं अलग से पेज भी नहीं दे रहा हूं उस एग्जांपल को। आपको बोला जाएगा देखो भैया स्प्रिंग बैलेंस आइडियल है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हमने दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को टांग दिया, और यहां पे मैंने अपना वेट टांगा W। ये मेरा स्प्रिंग बैलेंस है, ये मेरा स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस 1, स्प्रिंग बैलेंस 2, और यहां पे मैंने टांग दिया अपना वेट, ठीक है, W। तो रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस 1 कितना होगा और स्प्रिंग बैलेंस 2 कितना होगा, ठीक है, बताइए तो जल्दी जल्दी। हैं। सर एक ही होगा। क्या आएगा, एक ही क्या होगा, W/2 होगा, 2W होगा, क्या होगा।
ध्यान दीजिए, इस वेट W के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स W लग रहा है। वेट का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो यहां पर जो Yes. फोर्स लगा, दैट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू W, राइट? Yes, sir. सो स्प्रिंग बैलेंस 2 ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? W फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो स्प्रिंग बैलेंस 2 पे कितना आ गया फोर्स? W। उस पर रीडिंग कितनी आ गई? W। अब क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस 2 मासलेस है, जितना फोर्स स्प्रिंग बैलेंस पे नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स स्प्रिंग बैलेंस पे ऊपर लगेगा। यहां पे भी सेम फोर्स F इज इक्वल टू W लगेगा। इसलिए स्प्रिंग बैलेंस 1 कितना मेजर करेगा? वो भी W मेजर करेगा। W, W। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। हमने यहाँ क्या किया? आइडियल स्प्रिंग बैलेंसेस लिए जिनका इंडिविजुअल मास 0 है। अगर मेरा स्प्रिंग बैलेंस का मास कुछ होता तो उसका वेट यहाँ पे ऐड हो जाता स्प्रिंग बैलेंस 1 के रीडिंग में, राइट? यस, जैसे स्ट्रिंग में होता जैसे स्ट्रिंग में होता है। बिल्कुल कुछ अलग है क्या? कुछ नहीं है। बोला ना, 90% केसेस में तो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कोई खास अंतर ही नहीं है। एक पर्टिकुलर केस में है जो Yes. अगला अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, पहले स्प्रिंग बैलेंस तो हो जाए। समझ में आ गया स्प्रिंग बैलेंस? कई लोग Yes, sir. कई स्टूडेंट्स आ जाते थे Yes, पहले sir. शुरू शुरू में, सर स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है, सर वेट नहीं दे रखा, मास नहीं दे रखा, मेजर किसको करेगा? अरे स्प्रिंग बैलेंस वेट और मास मेजर नहीं करता, फोर्स को मेजर करता है। सिर्फ फोर्स मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे? स्प्रिंग बैलेंस ही तो यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने क्लास 8 की बुक देखोगे, उसमें भी स्प्रिंग बैलेंस का यूज फोर्स को मेजर करने के लिए किया गया है, पता है? ठीक है, समझ में आई बात? वेट मेजर करने के लिए नहीं किया, Yes, sir. फोर्स मेजर करने के लिए क्या यूज किया? आपकी क्लास 8 की बुक में स्प्रिंग बैलेंस को आपको वहीं से समझा रहे हैं, पर आपको समझ में आता ही नहीं। अब तो समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes. चलो, हमारा अगला मुद्दा क्या होगा? स्प्रिंग बैलेंस हुआ है तो वेइंग मशीन भी कर लेते हैं। वेइंग मशीन किस किस के घर में है? हैंड रेज करना या यस लिख देना चैट पे। एक के घर में, बाकी लोगों के घर में नहीं है वेइंग मशीन। मुझे लगता था आप सर लोग, मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन दोनों। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस कई लोगों के घर पर नहीं होता, पर वेइंग मशीन तो आजकल हर कोई रखता है। मतलब हर कोई नहीं, बहुत लोग Yes, रखते हैं, sir. क्योंकि वेट कॉन्शियस हो जाते हैं, वे खाना खाया वेट बढ़ गया, वही है ना। Yes, sir. कई लोग तो होते हैं सवेरे सवेरे अपना वेट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, सवेरे वॉशरूम जाने के बाद वेट मेजर करते हैं कि थोड़ा कम आता है, अच्छा लगता है तो देखने में, है ना? जानते हैं ऐसे लोगों को? Yes, sir. फिटनेस Yes. के लिए कुछ। हाँ, तो वेइंग मशीन क्या है? वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? आपका वेट मेजर करता है ना? है ना? Yes, sir. जवाब है Yes, sir. इट डज नॉट मेजर वेट। अरे सर, तो क्या मेजर करता है सर? Suppose एक काम करना, अगर आपके घर में वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन को मैं ऐसे बना रहा हूं, इसको ऊपर चढ़ना मत, इसको बस हाथ से प्रेस करना, हाथ से दबाना, रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. Right. Yes. Yes, sir. तो क्या वो रीडिंग आपके वेट के बराबर होगी? नहीं। No, sir. आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा रीडिंग आएगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो वेइंग मशीन क्या मेजर कर रहा है? इट Force मेजर्स applied by इट मेजर्स body. फोर्स ऑन इट्स टॉप सरफेस। कैसे? मान लेते हैं मैं इस वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, वैसे मेरे खड़े, मैं अगर वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया तो क्या होगा? मेरे ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? मैं अपना फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना रहा हूं। मेरे ऊपर एक mg फोर्स नीचे लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स Yes. ऊपर लगेगा। वेइंग मशीन के साथ क्या होगा? ये नॉर्मल फोर्स मुझ पर किसने लगाया? वेइंग मशीन ने लगाया। तो मैं वेइंग मशीन पे नॉर्मल फोर्स सेम इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ नॉर्मल फोर्स नीचे लगाऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? नॉर्मल फोर्स जो है मेरे, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम में हूं, इसलिए नॉर्मल फोर्स कितना है? mg के बराबर है, राइट? है ना? Yes, sir. और वही नॉर्मल फोर्स ये वेइंग मशीन मेजर करेगा और मुझे पता चलेगा अच्छा इसने मेरा वेट बता दिया। यस और नो? हम्म, समझ में आई बात? बट असली में इसने क्या मेरा वेट मेजर किया? नहीं, असली में इसने वो फोर्स मेजर किया जो इसके टॉप सरफेस पे एक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत?
नो सर। सिंपल है वेइंग सर मशीन। मान्यू कर लो। क्या क्या बोले बेटा? सर हम्म। सर आप बोले ना अगर हाथ से प्रेस करेंगे तो सर हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना। हम्म। सर तो सर हम लोग अगर अलग अलग कंडीशन में मतलब फोर्स लगाते हैं तो हम लोग जैसे भी खड़े होते तो वैसे ही आता है। हाँ, आप सब एक काम करो, अगर आपको सच में अपना वेट कम करना है ना वेइंग मशीन में, तो एक काम करो, वेइंग मशीन लो, और इसके ऊपर खड़े होके इस तरीके से टंग जाओ। समझ में आई बात? वेट कम आएगा कि नहीं आएगा? यस। समझ में आई बात? तो मतलब आपको पता है ना ऑलरेडी इससे वेट कम आता है। अगर ऐसा मान लो ऊपर ये नहीं है क्या बोलेंगे इसको, टंगने के Yes, लिए, sir. ये टंगने के लिए रिंग्स नहीं है, तो एक काम करो, अपने दो हाथ को टेबल पे रख दो और टेबल को नीचे प्रेस कर दो, तो थोड़ा वेट टेबल पे चला Yes, जाएगा sir. आपका, थोड़ा वेट स्प्रिंग बैलेंस पे आएगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा? कम वेट मेजर करेगा, राइट? हाँ है ना? यस यस। Yes, sir. Sir, सब वीडियो भूल गया है sir. थोड़ा सा वेट कर लो, शायद ठीक हो जाए। तो वेइंग मशीन कैसे काम करता है, क्या मेजर करता है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो वेट मेजर करता हम्म। है? सर ऐसा कौन सा डिवाइस है जो वेट मेजर करता है? कुछ नहीं, वेट इज ए फोर्स, राइट? यस। तो जो फोर्स मेजर कर सकता है वो वेट मेजर कर सकता है ना? आगे बढ़े फिर। Yes, यस sir. सर। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के शायद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई गेस इसके इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, पहले वो कर लेंगे, फिर इंटरेस्टिंग क्या वाला टॉपिक जो है पूरा पूरा नेक्स्ट क्लास में होगा। और उसी टॉपिक में आप जो मेरे से बार बार डाउट पूछ रहे हो ना बेटा, एक जो ग्रुप पे भेजा आपने, उसी टॉपिक में वो वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. अगला जो टॉपिक है इतना बड़ा नहीं है, इंटरेस्टिंग ये भी बहुत छोटा है, इसलिए बोल रहा हूँ उतना इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो नहीं है, बस एक क्वेश्चन है एक तरीके से। कटिंग स्ट्रिंग इन स्प्रिंग मास सिस्टम। देखो वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, और जनरली जेई एडवांस के अलावा किसी और एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं, पर क्या हुआ ना आज जेई मेन ने ना इस साल ऐसे सारे कॉन्सेप्ट हिला दिया। जेई मेन ने इस बार जो 4 बार पेपर लिया ना, उसमें जो सेकंड पेपर लिया वो इतना डिफिकल्ट लिया कि ये प्रूफ कर दिया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो एकदम हल्के में लेके हम लोग नहीं जा सकते जेई मेन को भी। और नीट में भी कभी कभार डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि मेरा सजेशन रहता है नीट में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं होता कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को बैठ के आप सॉल्व करो। हाँ, अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, आप ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो, तब आप ऑब्वियसली उस क्वेश्चन को फटाक से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो भी वो जेई नीट में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछते अगर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट से पूछते भी हैं तो। यस सर। ठीक है, सो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सीखने में कोई खराबी नहीं है, पर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नीट में नहीं है। अगर करते भी हो घर पे तो एग्जाम में सॉल्व कर नहीं पाओगे, राइट? है ना? यस। Yes, sir. ऑल्दो अगर घर पे सॉल्व करते हो तो उससे एक फायदा होता है, पता है क्या? जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आप क्या करते हो, यू टेंड टू रिमेंबर इजियर क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको इजी क्वेश्चन याद नहीं होंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। याद करने वाला रट्टा नहीं, यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स, है ना? यू रिमेंबर द मेथड्स, कि हाँ जो इजियर, ऐसा जो इजियर, मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप उसको हमेशा एक छोटे छोटे क्वेश्चन को तोड़ के सॉल्व करते हो ना। यस। तो वो छोटे छोटे Yes, sir. क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं होंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। कि मतलब किन किन छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ना है, ये टेक्निक अगर सीख जाओगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से नीट में फायदा होता है, डेफिनेटली फायदा होता है, बट आई विल सजेस्ट कि
उससे बेटर है कि आप वो एफर्ट बायोलॉजी में दीजिए, केमिस्ट्री में दीजिए। ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने स्कोर को 120 से 135 140 लेके जाओगे, 20 मार्क्स बढ़ाओगे। बायोलॉजी में उतना एफर्ट एक्स्ट्रा लगा दोगे तो आप अपने स्कोर को 280 से 330 लेके जा सकते हो। केमिस्ट्री में आप 120 से 160 लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर वो सारा ऑलरेडी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप कर पा रहे हो, देन नीट के बच्चों को फिजिक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो कटिंग ए स्ट्रिंग इन स्प्रिंग मास सिस्टम। एक स्प्रिंग मास सिस्टम में एक स्ट्रिंग को काटेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो क्या है ये, मैं बोलना क्या चाहता हूं मैं मेरे पास ये सिस्टम है, ये मेरे पास छत है, छत से मैंने एक ब्लॉक को लटकाया है, इस ब्लॉक से मैंने एक स्प्रिंग को लटकाया है, और इस स्प्रिंग से मैंने दूसरे ब्लॉक को लटकाया है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ओके बेटा, समझ में आई बात? फिर दोनों का मास सेम है। दोनों का मास इक्वल है। सर और एक बार बोल दीजिए, वॉइस नहीं आ रहा। जो डायग्राम में दे रखा है वही, रस्सी से ब्लॉक टांगा, तो ऊपर वाला कटिंग ए स्प्रिंग मास, कटिंग ए स्ट्रिंग, ऊपर कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसे ही बोल रहा था नीट के एग्जाम नहीं में। नहीं सर, मैं वो ब्लॉक है जो ऊपर वाला एम है। हाँ, दोनों दोनों मास इक्वल है, दो बॉक्सेस हैं, दोनों मास इक्वल। ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ओके बेटा, आवाज आ रही ना अभी? फिर हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को काट दिया, द स्ट्रिंग इज कट, या स्ट्रिंग कटी नहीं, टूट गई, स्ट्रिंग इज स्नैप्ड। आप चाहो तो जला भी सकते हो, स्ट्रिंग को काट दिया, तोड़ दिया, जला दिया, कुछ भी करके स्ट्रिंग को आपने गायब कर दिया यहां से। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग स्नैप्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो मतलब वो Yes, sir. स्प्रिंग भी कंप्रेस होगा, फिर क्या हाँ। बचेगा? क्या बोला? जस्ट आफ्टर बोला है। ठीक है, जस्ट आफ्टर का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, काटते ही अगले मोमेंट पर, 1 सेकंड का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जैसे ही मैंने इस स्ट्रिंग को काट, अच्छा पहले तो समझना पड़ेगा भैया स्ट्रिंग के काटने के पहले क्या हो रहा है। तो बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर बनाएंगे, जैसे अपन लोग जिम में लगाते हैं ना पिक्चर, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर द स्ट्रिंग इज कट क्या हो रहा होगा, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग ऊपर टेंशन लगा रहा होगा, नीचे स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा एक्स का, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा के एक्स, नीचे वाले ब्लॉक पे यही के एक्स फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसके अलावा इन दोनों ही ब्लॉक्स पे mg फोर्सेस नीचे लग रहे होंगे, यही ना होंगे फोर्सेस, हाँ या ना? Yes, sir. यस तो ऑब्वियसली मैं यहां पर लिख सकता हूं नीचे वाले ब्लॉक के हिसाब से कि के एक्स जो है वो mg के बराबर है, इसलिए टेंशन T जो है वो 2mg के बराबर। कोई दिक्कत? नो सर। है ना? No, sir. सो ये दो मेरी इक्वेशन है बिफोर की। अब बात करते हैं आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। आफ्टर का मतलब जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर लिखता हूं। यहां पर कॉन्सेप्ट समझने वाला क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ब्लॉक्स के पास मास है, दोनों ब्लॉक्स के पास इनर्शिया है ना, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही स्ट्रिंग कटेगा वैसे ये स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स को मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो जस्ट आफ्टर द Yes, स्ट्रिंग इज कट, ब्लॉक्स के साथ क्या होगा, ये ब्लॉक m मास का यहां है, ये ब्लॉक m मास का यहां है, और जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ पहले L0 प्लस एक्स थी, अभी भी L0 प्लस एक्स ही है, थोड़ी देर बाद ही लेंथ चेंज होगी, राइट? यस सर। Yes, sir. है ना? इसलिए
ये स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगा सर, के एक्स फोर्स लगाएगा। इस पे कितना फोर्स लगाएगा सर, के एक्स फोर्स लगाएगा। इस पे और कोई क्या फोर्स लगेगा सर, नीचे की तरफ एम जी। इस पे और क्या फोर्स लगेगा सर, नीचे की तरफ एम जी, राइट। और यहां पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि के एक्स किसके बराबर है, तो एम जी के बराबर है, राइट। सो इसलिए अगर इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ ए मान लूं, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बी मान लूं, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, के एक्स प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए एंड के एक्स इज एम जी। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन बी कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर के एक्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, राइट। तो जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट, हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो हमारी जो स्प्रिंग है, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज नहीं हुई है अभी तक, वो अपना फोर्स लगाता रहेगा, सॉरी, वो अपना फोर्स लगाता रहेगा। और इस वजह से हमें यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि इस रस्सी के कटने के बाद भी ये वाला जो ब्लॉक है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जस्ट बात, है ना। यस सर। और इसका एक्सेलरेशन 2g हो गया, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समराइज में कैसे करता हूं, कॉपी कर लो फिर बताता हूं। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था ना ये वाला टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होगा। सर जब एकदम लास्ट मोमेंट होगा तब तो बहुत ज्यादा एक्सलेशन होगा। देखो बात समझो, कटने के जस्ट बाद की बात, उसके बाद क्या होगा वो अलग कहानी है। उसके बाद ये ऐसे 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 करते नीचे गिरेगा, वो अलग कहानी है। जैसे अपना स्नेल चलता है ना, वैसे कट 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 करते नीचे गिरेगा, लेकिन वो तुमको आता नहीं सॉल्व करना, तो अभी क्यों दिमाग लगाए उस पर, ठीक है। सर हाँ बोलिए। अच्छा, तो सर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, इसी वजह से क्या होगा, ये वाला थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला ब्लॉक ज्यादा नीचे जाएगा इन कंपेरिजन टू नीचे वाला ब्लॉक, इसलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होगा, स्प्रिंग की सर लेंथ डिक्रीज सर होगी। आपका वीडियो पॉज हो गया था सर। मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ी देर बाद, अभी हमने देखा कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नीचे वाले के एक्सेलरेशन से ज्यादा है, राइट, यही ना आपकी प्रॉब्लम यस है। सर। तो क्या होगा, इस वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा, स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी, स्प्रिंग का फोर्स चेंज होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन फिर से चेंज होता रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा दोनों का। ओके बेटा, यस ओके सर। ठीक है। उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वो अभी अपन को नहीं आता, उसके लिए दो चार चीजें और पढ़नी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इट राइट। ओके बेटा। ओके सर। ओके सर। ऐसा नहीं कि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट उसके लिए आगे के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यस सर, कॉपी होगी। बट मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा कोई यार, मतलब यस स्प्रिंग अभी भी Yes, फोर्स sir. लगा ही पड़ा है ना। और इस कॉन्सेप्ट को समराइज Yes, कर रहे हैं sir. हम एक लाइन में, क्या है वो लाइन, रस्सी कट या जल जो मर्जी लिख लो गई, पर स्प्रिंग का बल, बल मतलब क्या होता है, फोर्स होता है ना, नहीं गया। Yes. समझ में आई बात, ध्यान रहेगा। आगे अगर मुझे कभी इस कॉन्सेप्ट की Yes. जरूरत पड़ी, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं ये लाइन बोलूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम्म। सर ये तो मूवी वाला डायलॉग हो गया। और क्या, लेकिन वहां पे रस्सी कटती है, रस्सी का बल नहीं जाता, या रस्सी कटी स्प्रिंग का बल नहीं गया, और वहां पे बल का मतलब होता है ऐट, जो गांठ होती है वो, और यहाँ पे बल का मतलब फोर्स है, ठीक है। यस Yes, sir. तो ये मजा सर, नीचे वाला बीच हवा में से तैर रहा था। हम्म। चलो, इंटरेस्टिंग था कि नहीं था कॉन्सेप्ट ये, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलो तो ये तो हो गया, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, क्या है उस टॉपिक का नाम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। मुझे इस चैप्टर में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो यही लगता है। मुझे ऐसे भी रेफरेंस फ्रेम में बहुत इंटरेस्ट रहता है, पता नहीं आप लोगों को आएगा कि नहीं आएगा, पर रिलेटिव मोशन में मजा आया था कि नहीं आया था रेफरेंस फ्रेम चेंज करने में, बोलिए। सर दिमाग को थोड़ा और चलाना पड़ता है कि उस नजरिया से देखेंगे तो कैसे लगे। हाँ वैसी ही बात है यहाँ पे, उसका हम और आगे लेवल पे लेके जाएंगे,
इसमें कि भैया तो इसमें रेफरेंस पूरा चेंज करेंगे ना? हाँ पूरा चेंज करेंगे। रेफरेंस फ्रेम को अगर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको ना मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहूंगा, ये मैं पूरा एक Yes. क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, मेरे को बहुत मजा आता है इसमें। And सर I- मतलब इसमें लेफ्ट प्रोजेक्टाइल मोशन सब कुछ कवर सब कवर हो ना जाएगा एक इसमें, सब कुछ। ठीक है, डोंट वरी। सर ये हम्म इसमें सबसे पहले तो हम न्यूटन को पकड़ेंगे कि न्यूटन तुम क्या सर कल ही तो क्लास है। हाँ कल क्लास है, कल अपन लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, कल अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर। ओके Yes, ओके बेटा। sir.